Good evening students. Now we continue our chapter 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोन की अवधारणा। फोटोन होते क्या हैं? अगर हम फोटोन को डिस्कस करें तो फोटोन एक तरह से देखा जाए तो ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा के पैकेट हैं, ये फोटोन कहलाते हैं। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्लांक ने ये कहा कि किसी भी पिंड के द्वारा विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत ना होकर पैकेट के रूप में होता है, और उन पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया? फोटोन। उन पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया? फोटोन या क्वांटा। और क्वांटा किसका समूह है? फोटोनों का। तो यहां पर जो थ्योरी आई, जो प्लांक ने दी, प्लांक ने अपनी थ्योरी में यह कहा कि भाई किसी भी विकिरण का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत ना होकर किसी न किसी पैकेट के रूप में, किसी न किसी समूह के रूप में होता है, और इन समूह अथवा पैकेटों को हम प्लांक फोटोन कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। अब यहां पर प्लांक के विचारों के आधार पर आइंस्टीन एक साइंटिस्ट आया, उसने भी यही कहा कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो क्वांटीकृत होती है, यानी जो प्रकाश आता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आता है, छोटे छोटे क्वांटा के रूप में आता है, और इन कणों को हम क्या नाम देते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं फोटोनों के गुणधर्म की, कि फोटोनों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फोटोनों के गुणधर्म की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला गुणधर्म यह है कि निर्वात में जो फोटोन है, फर्स्ट गुणधर्म जो है कि निर्वात में प्रत्येक फोटोन प्रकाश की चाल से गतिमान होता है। यानी निर्वात के अंदर जब हम फोटोन की बात करते हैं तो प्रत्येक फोटोन प्रकाश की चाल से गतिमान होता है। ठीक है, अब यहां पर जब हम सेकंड बात करते हैं, जब हम सेकंड पढ़ते हैं तो सेकंड के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि प्रत्येक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा और एक निश्चित संवेग होता है। फोटोन का निश्चित ऊर्जा होती है और फोटोन की निश्चित संवेग होता है। तो फोटोन निश्चित ऊर्जा तथा संवेग होता है। ठीक है, अब हमने कहा यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू है तो E इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं? एच न्यू। जो ऊर्जा होती है वो E इक्वल्स टू क्या कहलाती है? एच न्यू। और न्यू को हम क्या कहते हैं? सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि किसी भी फोटोन की आवृत्ति और ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है और एक निश्चित संवेग होता है। अब जब हम संवेग की बात करते हैं तो P बराबर क्या होता है? mc। ठीक है, अब P बराबर mc हुआ तो ऊपर नीचे हम c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? mc स्क्वायर अपॉन c, दैट इज E बाय c। ठीक है, अब E की वैल्यू कितनी है? h न्यू। ठीक, तो हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है फोटोन की वो ये है कि इसकी निश्चित ऊर्जा होती है और निश्चित संवेग होता है। संवेग तो कितना हो गया? P इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, और ऊर्जा कितनी हो गई? E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तीसरी है कि फोटोन की जो टक्कर होती है, फोटोन किसी भी द्रव्य कण से टक्कर कर सकता है, और इस टक्कर में ये टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। यानी फोटोन की किसी भी जो द्रव्य कण से टक्कर होगी वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होगी, और प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर क्या होता है? ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। तो तीसरा गुणधर्म क्या हो गया फोटोन का? कि फोटोन की टक्करें जो होती है वो प्रत्यास्थ होती है और इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ क्या है? फोटोन विद्युत उदासीन कण है। फोटोन क्या है? विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इसमें ना तो आवेश होता है और ना ही इसका द्रव्यमान होता है। तो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपकी फोटोन
विद्युत उदासीन कण है जिसका आवेश तथा द्रव्यमान शून्य होता है, यानी आवेश भी शून्य होगा और द्रव्यमान भी शून्य होता है। ठीक है, तो ये आपके फोटोन का नेक्स्ट गुण हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर कि फोटोन चूंकि विद्युत उदासीन होते हैं, तो विद्युत उदासीन होने की वजह से ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों दोनों से विक्षेपित नहीं होते। अगर हम बात करते हैं यहाँ फोटोनों की, तो फोटोन कैसे कण हैं? विद्युत उदासीन कण हैं, और विद्युत उदासीन कण होने की वजह से यह ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। ठीक है, क्योंकि उदासीन है तो उदासीन पर ना तो विद्युत क्षेत्र प्रभाव डालेगा न चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव डालेगा। अगला हम कहते हैं कि इसका जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है? शून्य रहता है। तो विराम द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? शून्य। ठीक है, हम ये कहते हैं, अगला गुण ये कहते हैं कि यदि किसी फोटोन की दी गई आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ाते हैं, तो हमने जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे उसमें पढ़ा था कि अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाएगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होगी। ये हमने पुराने टॉपिक में पढ़ा था। यहां पर हम ये कहते हैं कि यदि किसी दी गई आवृत्ति के लिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो किसी दिए गए क्षेत्रफल से किसी दिए गए समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या भी बढ़ेगी। मतलब इस लाइन को आप ऐसे डिक्टेट कर सकते हो कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है। तो क्या लिखते हैं हम यहां पर? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट गुण की। हमें कहते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित जो फोटोनों की संख्या है, यदि वो n हो और अगर फोटोन की ऊर्जा E हो, तो जब हम शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति क्या निकलती है? देखो, हमने कहा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या n और ऊर्जा E हो तो शक्ति की बात करते हैं हम। तो शक्ति बराबर क्या होता है? देखो, P इक्वल्स टू होता है W/T। ठीक है, अब यहां पर W/T की बात करेंगे तो W कार्य है और कार्य ऊर्जा के तुल्य होता है, तो ये क्या हो गया? E/T। अब E/T की अगर हम बात करते हैं तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन फोटोनों की संख्या, तो यहां पर 1/T को हम क्या लिख सकते हैं? n, क्योंकि n अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। तो फोटोनों की तो जो संख्या होगी वो ऊर्जा के रूप में होती है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू NE। ओके, तो यहां पर ये जो 1/T है ये प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फोटोन के कुछ गुणधर्म थे, फोटोन की अवधारणा थी जो हम लोगों ने पढ़ी। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी का टॉपिक, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। चलिए, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण की हम बात करते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या किया? जो प्लांक ने कहा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन, विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है, उसी अवधारणा को आगे बढ़ाया और उसके आधार पर उसने अपनी प्रकाश विद्युत समीकरण दी। तो आइंस्टीन ने जो अपनी प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या की, वो व्याख्या क्वांटम प्रकृति के आधार पर की, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। आइंस्टीन ने बताया कि जब कोई फोटोन, ये फोटोन
जब कोई फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटोन क्या करता है, फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा का अंश तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके बाहर आने के लिए दे देता है। क्या करता है फोटोन, अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करके बाहर आने के लिए दे देता है और कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए प्रदान कर देता है। यानी कुछ ऊर्जा का भाग तो उसने किस लिए दिया, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर आने के लिए, और कुछ भाग किस लिए दिया, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोटोन के कुछ भाग को तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजित होकर धातु सतह से बाहर आ जाते हैं, और कुछ भाग जो होता है फोटोन का वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने का कार्य करता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फोटोन की जो कुल ऊर्जा है वो किस किस काम में आई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने मतलब कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन पढ़ा है हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकालने के लिए ऊर्जा, प्लस गतिज ऊर्जा के रूप में। तो फोटोन की कुल ऊर्जा दो रूपों में काम में आई, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि माना न्यू आवृत्ति का कोई फोटोन है जो धातु की सतह पर आपतित होता है। ठीक है, अब जब न्यू आवृत्ति का फोटोन धातु की सतह पर आपतित हुआ तो इस फोटोन की ऊर्जा कितनी, E इक्वल्स टू एच न्यू। इस ऊर्जा का कुछ भाग तो किस में काम में आया, कार्यफलन के रूप में, और कुछ भाग किस में काम में आया, गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, इस ऊर्जा का कुछ भाग तो किस में काम में आया, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से ठीक बाहर निकालने के लिए काम में आती है। तो कुछ भाग तो फाई 0 के रूप में काम में आ गया, और कुछ भाग किस में काम में आया, गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी गति को बढ़ाने के रूप में। तो दो तरह की ऊर्जाएं प्राप्त हो गई यहां पर, फाई 0 और के मैक्सिमम। तो E इक्वल्स टू फाई 0 प्लस के मैक्सिमम। के मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, फाई 0 प्लस हाफ ऑफ m v मैक्सिमम स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, तो k मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या निकलता है, h न्यू माइनस फाई 0, ये निकलता है, k मैक्सिमम इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाई 0। तो ये समीकरण हो गई आपकी 2 और ऊपर वाली हो गई समीकरण 1। तो समीकरण 1 को क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। समीकरण 1 को हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का जो कार्यफलन होता है वो उस पदार्थ की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ पदार्थों की सतह तो ऊर्जा के लिए या प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है। तो जैसे प्रकाश गिरा वैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, और कुछ की सतह बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं हो पाती, तो ज्यादा ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है। तो कुल मिलाकर यहां पर हम ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की सतह का कार्यफलन फाई 0 पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि आवृत्ति पर। तो फाई 0 का मान तो किस पर डिपेंड किया, प्रकृति पर। किसकी प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ना कि आवृत्ति पर। अब हम कहते हैं कि यदि हम आपतित फोटोन की आवृत्ति को परिवर्तित करें, तो आपतित फोटोन की आवृत्ति को परिवर्तित करने पर कौन बदलेगी, ऊर्जा। क्योंकि अगर तुमने यहां से न्यू को बदला तो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और ऊर्जा कौन सी है यहां पर, गतिज ऊर्जा। तो आवृत्ति बदलने पर किसका मान बदलेगा, गतिज ऊर्जा का। अगर आपको ध्यान हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जब हमने प्रायोगिक परिणाम पढ़े थे तो उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि तीव्रता तो इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करने का काम करती है, जबकि जो आवृत्ति होती है वो उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। तो यहां पर हम यही कह रहे हैं कि जो आवृत्ति है वो आवृत्ति आपतित फोटोन के जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा के मान को बदल देगी। ठीक है, अब यहां पर हमने ये कहा कि जब आपतित फोटोन की ऊर्जा का मान, ये ऊर्जा पूरा का पूरा अगर कार्यफलन के बराबर हो गया तो अब गति करने के लिए तो ऊर्जा ही नहीं बची, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बट रही थी।
अगर मान लीजिए ये ऊर्जा कार्यफलन के बराबर हो गई तो गति करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची, अर्थात के मैक्सिमम बराबर क्या हो गया, 0। और के मैक्सिमम बराबर 0 हो गया तो फिर उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा लेकिन फिर गति नहीं करेगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि यदि, लिख देते हैं इस चीज को हम, कि यदि एच न्यू इक्वल्स टू फाई 0 हो तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू 0, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो हम लिखते हैं यहां अर्थात इस ऊर्जा से कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से धातु सतह से उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर या कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, उस आवृत्ति को हम कौन सी आवृत्ति कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और अगर हम दहली आवृत्ति का फोटोन आपतित करते हैं, देखिएगा, यदि फोटोन आपतित करें तो एच न्यू 0 बराबर क्या हो गया, फाई 0, क्योंकि जैसे ही आपने न्यू 0 का फोटोन आपतित किया तो फोटोन आपतित करते ही क्या हो गया, एच न्यू 0 बराबर फाई 0। तो अब इस वैल्यू को उठाकर हम यहां पुट करते हैं, तो यहां जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू 0 प्लस के मैक्सिमम। ठीक है, और यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका के मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, यहां पर हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। ठीक है, यहां पर हम ये कहते हैं कि जो समीकरण 4 है, ये समीकरण जो 4 आई है आपकी, समीकरण 4, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण कहलाती है। समीकरण 4 को हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का विद्युत समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये कहा कि यदि मान लीजिए निरोधी विभव V0 हो, निरोधी विभव क्या होता है, वह न्यूनतम विभव जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंचे। तो यदि तो K मैक्सिमम इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, EV0 के। तो यहां से EV0 इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। तो V0 इक्वल्स क्या आ जाएगा, h बाई ई न्यू एंड h बाई ई न्यू 0। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन एक सरल रेखा की समीकरण के तुल्य है। और एक सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, यहां से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये mx प्लस सी के तुल्य है तो उस कंडीशन में देखिएगा, उस कंडीशन में अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, सबसे पहले हम ढाल की बात करें तो ढाल तो कितना है यहां पर h बाई ई, ये तो इसका ढाल हो गया। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहां पर क्या है, माइनस, तो माइनस है तो यहां माइनस से शुरू होगा, ये माइनस टर्म है तो अंतःखंड क्या है, माइनस है, और यहां से ये सीधा चले गया। भाई यहां अंतःखंड तो प्लस सी है, यहां अंतःखंड सी की जगह कितना है, h बाई ई न्यू 0। तो ये तो हो गया आपका न्यू 0। ठीक है, और ढाल कितनी है आपकी, h बाई ई। तो यहां पर m ढाल हो गई आपकी h बाई ई, और अंतःखंड हो गया c इक्वल्स टू माइनस न्यू। तो जब हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का ये ग्राफ हमें प्राप्त होता है।
ठीक है, तो यह आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब इस आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम आइंस्टीन का समीकरण लेते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है आपका? हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। यह आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहता है। अब इस प्रकाश विद्युत समीकरण से हम क्या करेंगे? कुछ संबंध निकालेंगे। संबंध कैसे निकालेंगे? देखिए, फर्स्ट संबंध हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम न्यू का मान बढ़ाते जाएंगे, न्यू का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप न्यू का मान बढ़ाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी तो डेफिनेटली गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम लिखते हैं यहां, जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ाते हैं गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, अब जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो हम यहां पर ये कहते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान क्यों बढ़ा? क्योंकि गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये तो हम पहले भी कहा है। तो इसमें फिर हम ये निष्कर्ष कहते हैं कि आपने जब न्यू का मान बढ़ाया तो वैल्यू पॉजिटिव आई, और वैल्यू पॉजिटिव आने से गतिज ऊर्जा बढ़ी। इसका मतलब ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर, जो कि प्रायोगिक तथ्यों के अनुरूप है। क्योंकि प्रायोगिक तथ्य भी ये कहते हैं कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, चलिए सेकंड लेते हैं। जब न्यू लेस देन न्यू 0 हो, अगर न्यू लेस देन न्यू 0 हो गया तो उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो गई तो उस कंडीशन में यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी की भी ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः यहां पर हम ये कहते हैं कि आवृत्ति का मान अगर दहली आवृत्ति से कम हो गया तो फिर किसी भी कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो यह भी किसके अनुरूप है? प्रायोगिक प्रेक्षणों के अनुरूप है। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके तीसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है। ये मैंने अभी बताया था आपको कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या के समानुपाती होती है। अब अगर फोटोनों को आपको अधिक संख्या में आपतित करते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, क्योंकि फोटोन एक तरह से है क्या? ऊर्जा का ही रूप है। तो अगर फोटोनों को आप अधिक संख्या में आपतित करोगे तो डेफिनेटली उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगी, और अगर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि होगी, जो कि प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है। तो कल भी हमने पढ़ा था कि अगर प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाओगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। तो तीसरा तथ्य भी आपके प्रायोगिक परिणाम के अनुरूप आता है। ठीक है, अब चौथे तथ्य की बात करते हैं हम। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि प्रकाश विद्युत समीकरण या प्रकाश विद्युत समीकरण का जो सिद्धांत है वो मूल विचार
एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है। यानी फोटोन आपतित हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक फोटोन का अवशोषण करेगा। इस पर ये, इस थ्योरी पर ये बेस्ड है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ टक्कर करता है तो उस टक्कर में लगने वाला समय नगण्य होता है, अर्थात उसके अवशोषण की जो क्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है, त्वरित होती है, तीव्र होती है। तो जो अवशोषण की क्रिया होती है वो त्वरित होती है। तो यानी इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी कालपश्चिता नहीं होती, कोई भी देरी नहीं होती, और यह भी आपके प्रायोगिक परिणाम के अनुरूप है। तो इस प्रकार आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। जब हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति की बात करते हैं तो हम यहां पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम न्यूटन ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया। न्यूटन ने अपने कणिकावाद के सिद्धांत में यह बताया कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों के रूप में उत्पन्न होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। ठीक है, सीधी रेखाओं में गमन करता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के सरल रेखीय गमन, छाया निर्माण, प्रकाश के परावर्तन, इन सब की व्याख्या तो हो गई, लेकिन यह सिद्धांत अपवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाया, यानी प्रकाश के कुछ गुणों की यह व्याख्या नहीं कर पाया। इसके पश्चात कौन आया? हाइगेन। हाइगेन ने क्या किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और इस प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सब की व्याख्या हो गई। लेकिन उसके पश्चात भी कुछ ऐसी घटनाएं रह गई जिनकी यह व्याख्या नहीं कर सका। इसके पश्चात हर्ट्ज आया, हर्ट्ज ने, मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने क्या किया? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या की, अनुप्रस्थ प्रकृति की व्याख्या की। फिर कौन आया? हर्ट्ज। हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की दोबारा, जिसके बाद उसने कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, इसके अलावा और दूसरे प्रभावों का भी अध्ययन किया। तो जैसे जैसे आगे साइंटिस्ट आते गए वैसे वैसे प्रकाश की घटनाओं के संबंध में व्याख्याएं होती गई। एक अंत में कौन आया? दे ब्रोगली। दे ब्रोगली ने कहा कि भाई कुछ साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि प्रकाश कणीय प्रकृति में है, और कुछ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि प्रकाश तरंगीय प्रकृति में है, और सबने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ घटनाओं को, प्रकाश की घटनाओं को प्रतिपादित किया है, प्रूव किया है। तो लास्ट में फिर दे ब्रोगली ने यह कहा कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कणीय और तरंगीय दोनों ही होती है, अर्थात प्रकाश द्वैत प्रकृति के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दे ब्रोगली का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर यहाँ आज कंप्लीट हुआ। इसे पढ़िएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। थैंक यू।